नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं अनूप सोनू। नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ नई सरकार वजूद में आई। विकास का नया स्वरूप लेकर यह सरकार आगे बढ़ी। यह सरकार आगे बढ़ ही रही थी कि एक बहुत बड़ी चुनौतियों से इस सरकार का सामना हो गया। सरकार ने अपनी ताकत से, सूझबूझ से जितना हो सका उस चुनौतियों से पार पाने की कोशिश की। एक साल गुजरा, सरकार की सालगिरह मन रही है। सालगिरह के साथ साथ समीक्षाओं का भी दौर चला। न्यूज 11 भारत हर विभाग की समीक्षा की एक सार्वजनिक समीक्षा कर रहा है, जिसमें विभागों की उपलब्धियां, विभागों की कहां चूक रह गई, क्या कमियां रह गई और क्या सुझाव हो सकते हैं। हम सुझाव भी दे रहे हैं, हम उपलब्धियां भी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, तराजू पर उसका पैमाना क्या कहता है, उसका वजन कितना है एक साल बाद, ये आप तय कर सके। लिहाजा इस कड़ी में हमारे साथ हैं योजना, वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर जी, सबसे पहले आपका न्यूज 11 भारत पर स्वागत है और एक साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। सर, एक साल पे समीक्षा की बैठकें हुई, समीक्षा का दौर चला। आपके विभाग ने खुद को इस समीक्षा में कहां पाया? देखिए, जैसा कि आपने कहा, चुनौतियों भरा ये वर्ष रहा। पहली चुनौती तो हुई कि कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 बोलते हैं, वो आ गया और लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया। पूरे देश में हुआ, एक कहें तो हम पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ। इन अलग अलग देशों में अलग ढंग से हुआ। कहीं 3 दिन 4 दिन का गैप रहा, कहीं हफ्ता भर का गैप रहा, और फिर लेकिन भारत में जो हुआ 4 घंटे के अंतराल में हो गया। इससे भारत वासियों को और झारखंड राज्य के वासियों को भी दिक्कतें हुई। पहले तो चुनौती एक था, लोग घर में सीमित हो गए। पैसे रहते हुए भी दुकानें बंद रहने के कारण अनाज की कमी होने लगी, रह कर भी खरीद नहीं खा नहीं पाते थे। तो पहले तो चुनौती हमारे विभाग, जो आपने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग है, चुनौती ये थी कि कैसे हम गरीबों को भी और समृद्ध हैं, लेकिन उस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में दुकानें बंद रहने के कारण अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके घरों तक अनाज पहुँचाना। तो एक तो हम लोग, हमारे विभाग ने एक ऐप जारी किया कि ये उस लोकेलिटी में रहने वाले दुकान से सामान घर में रहते हुए भी मंगा सकेंगे। ऐप जारी हुआ और कहूँ शहरों में, देहातों में तो गया नहीं, शहरों में ये लोकप्रिय भी रहा जी। लोग घर बैठे हुए सामान मंगाना शुरू कर दिए। रही बात ग्रामों की, तो वहाँ तो यहाँ खेतीबाड़ी का है प्रबंध, ये कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ छोटे किसान, सीमांत किसान ज़्यादा हैं। इसीलिए आप पाइएगा कि खेतीबाड़ी के बाद छोटी खेतीबाड़ी है, लोग चले जाते हैं दूसरी जगह काम की खोज में। इसलिए प्रवासी मजदूर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जी। प्रवासी मजदूर इस पीरियड में एक तो हुआ सरकार के सामने कि कैसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाए। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, रिक्शा में चल रहे हैं, जहां हैदराबाद से, सूरत से, अहमदाबाद से चल दिए लोग। उससे पहले आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। हाँ, आर्थिक मदद भी पहुँचाए हम लोग, जगह जगह, है ना। विधायक लोगों को पैसा राशि दिया गया और वो भी पहुँचाए। लेकिन वापसी पूरे देश में खुशी हुई कहते हुए कि उसका सामना किया हम लोग। पूरे देश में सबसे पहले श्रमिक ट्रेनें हमारे राज्य में पहुंची, रांची में पहुंची। ये हुआ पहला, और इसके बाद सिलसिला चला, है ना। 7-8 लाख लोगों को, अभी संख्या तो याद नहीं है, लेकिन इतने लोगों को हम लोग ट्रेन से, बस से, और फिर आप जानते हैं कि जहाज से भी मंगाए जी। यहाँ लेह लद्दाख से संख्या कुल 5 लाख। हाँ, ये आ गए लोग। ये इनको खिलाना भी है, लाना सिर्फ नहीं है, खिलाना भी है। इनके घर तक अनाज भी पहुंचाना है। ये हमने किया, इनको घर तक अनाज पहुंचाए। फिर गांव से भी लोग निकल नहीं पाते थे, कहाँ जाएं, तो हमने जगह जगह
दीदी किचन खुलवाया हर पंचायत में। जी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले से चल रहा था, है ना, पूरे गांव में नहीं था लेकिन जगह जगह चलता था, जहां आकर के गरीब लोग। ये एक्सक्लूसिवली आपके हाँ डिपार्टमेंट? हाँ, एक्सक्लूसिव हम बता रहे हैं, है ना, फ्री का। हम लोग पहले तो 5 रुपये लेते थे, लेकिन हम लोग फ्री दीदी किचन में भी और मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत चलने वाले किचन में भी हमने फ्री कर दिया उसको। राशन कार्ड का जो था, राशन कार्ड जिनके पास है उनको हम लोग इंश्योर किए कि उनको उनके गांव तक जो राशन डीलर है उन तक पहुंचे अनाज। लेकिन बहुत से लगभग 9 लाख लोग ऐसे थे उस समय जो अप्लाई किए थे राशन कार्ड के लिए, लेकिन राशन कार्ड बना नहीं था। तो इन 9 लाख लोगों को भी हम लोग राज्य सरकार की ओर से अनाज बंटवाए। हालात को सबने देखा सर। हाँ। और जिस तरीके से सरकार ने एक्ट किया हाँ, हाँ। वो भी जनता के सामने है। हाँ, हाँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस इंसिडेंटल लोड ने हाँ। क्या जो परमानेंट प्लानिंग थी खाद्य आपूर्ति विभाग की, हाँ हाँ, उसको डिफोकस कर दिया? देखिए उस समय हमारी कमजोरी का पता चला। जी। हम कमजोर, हमारे विभाग की कमजोरी भी, हमको फायदा भी हुआ। कमजोरी ये हुआ कि हमको खास करके, चूँकि हम तो छोड़े नहीं घूमना, लॉकडाउन में और लोग रह गए, लेकिन हम तो जगह जगह घूमते रहे, क्योंकि हमको ये रिव्यू करना था कि अनाज बट रहा है कि नहीं। भारत सरकार अनाज दे रही है, हम भी अनाज दे रहे हैं, लेकिन जिसके निमित्त हम अनाज दे रहे हैं क्या उनको मिल रहा है। तो मैं जगह जगह घूमा तो कमजोरी भी नहीं जा रही। लोगों ने बताया कि 2 महीने से अनाज नहीं मिला हमको राशन का। किसी ने कहा कि 35 केजी होना तो हमारा है इंटाइटलमेंट, लेकिन 30 केजी मिला। इस पर हम लोग कार्रवाई भी किए। हम लोग कार्रवाई किए, लगभग 72 केसेस हुए, FIR हुआ, 600 लगभग 600 लोगों तो का। वो खामियां सर अभी भी बरकरार है या उनको दुरुस्त करने की नहीं? वो देखिए, ये कंटिन्यूअस इसको हमको करना है। एक टाइम ऑपरेशन से नहीं होगा, इसको बार बार करना पड़ेगा, सतत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाएगी। ये कमी जो है हमारे यहाँ, वो सतत प्रयास की जरूरत है ना। अभी हम करेंगे और करेंगे इसको, है ना। अभी तो आपको बता दें कि राज्य सरकार को से 15 लाख लोगों को हम राशन कार्ड से जोड़ रहे हैं। अगर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 5 सदस्य हैं, तो लगभग 3 लाख नया कार्ड दे रहे हैं। हरा रंग का कार्ड होगा, ये राज्य सरकार पैसा वहन करेगी खर्च इस पर, और फिर 15 लाख लोगों को, गरीबों को देंगे हम लोग। ये व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, किसी कैटेगरी का। ये देखने को मिल रहा था। हालांकि हमने शुरुआती दौर में ही खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड बातचीत शुरू कर दी, तो उसी में ऐड ऑन करता हूं मैं कि राशन कार्ड पहले पहचान पत्र हुआ करता था, और अब भी कई जगहों पे उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये देखा गया कि BPL और बाकी जो येलो कार्ड थे, रेड कार्ड थे, इनके अलावा जो एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग था, वो राशन कार्ड से अछूता रह गया। उनके कार्ड्स बने नहीं। एक तरह से उनकी एक तरह की पहचान चली गई। वैसे वर्ग के लिए सरकार की प्लान? उसी वर्ग के लिए हमने गांव देहात में हम लोग घूमते रहते थे, तो टोले में चले गए तो बोले कि देखिए हम गरीब आदमी हैं, घर मेरा देख लीजिए, और हमें खेतबाड़ी नहीं है, हमारे पास नहीं है खेती के लायक खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, हमको कार्ड मिलना चाहिए था, हम पात्र हैं कार्ड के लिए, लेकिन हमको नहीं मिला। वही चीज़ें हम लोगों के, हमारे सरकार में, हेमंत जी की सरकार में बात आई, खास करके मेरा रहा इस पे, जो विभाग की मंत्री होने के कारण, कि ऐसे लोग जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए। जिन कार्डों को पहले डिबार कर दिया गया, आप लोग बता रहे थे सर कि लाखों कार्ड डिबार हो गए। हाँ, आएंगे उसमें, आएंगे उस पर आएंगे हम। तो ऐसे लोग जो छूटे हुए थे, पात्र थे लेकिन छूटे हुए थे, उनको जोड़ना हमारे लिए चुनौती थी। तो 15 लाख लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आने वाले सालों में भी हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे, जितने लोग छूटे हुए हैं, जितने गरीब हैं, पात्र हैं, उनको हम राशन कार्ड से जोड़ेंगे। ये जो फूड गारंटी है, नेशनल फूड गारंटी योजना जो है, उसको हम सर्वव्यापी यूनिवर्सल बनाएंगे कि गरीब छूटे नहीं। अभी क्या स्थिति है, यूनिवर्सल इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि आज के दिन जो पॉलिसी है उसके अनुसार करीब 86% गरीब लोगों को गांव में बना है कार्ड, मतलब 14-15% छूटे हुए हैं, और शहरों में 60% को बना हुआ है। इसका मतलब है कि सभी तो गरीब नहीं है, लेकिन गरीब यहाँ भी छूटे हुए हैं, उनको हम जोड़ेंगे खाद्य सुरक्षा से। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, वो भी है, उसको लागू किए हैं हम लोग, वो भी है, भारत सरकार का स्कीम है। इससे खुद रामेश्वर उरांव इस योजना से कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, इस योजना ये कोई नई योजना नहीं है। रामेश्वरों से पूछिएगा तो रामेश्वरों ये जानता है कि नई योजना नहीं है। और जब कमीशन का मैं चेयरमैन हुआ करता था तो जम्मू एंड कश्मीर के जगह जगह जिले जिले में घुमा, जंगल पहाड़ में गुज्जरवाला और बाकरवाला 2 ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर हैं। उनके गांव में गया मैं, राजौरी में, पूंछ में, सोपोर में, ये सब इलाके हैं इनके, और सस्तनाग इलाके में गया, सब जगह घूमे हैं। कार्ड ऐसे बना हुआ है कि जहाँ जाएंगे वहाँ उनको अनाज मिलेगा। उनको सिर्फ वहाँ के पदाधिकारी से मिलना है, रिपोर्ट करना है कि फलाना जगह से हम आ रहे हैं, यहाँ आ गए हैं, यहाँ लगभग 1 महीना ठहरेंगे, राशन कार्ड अपना जमा कर दिया और वहाँ राशन मिल जाता था। ये कंसेप्ट हम समझते हैं कि पुराना है, कम से कम मैं मानता हूँ, क्योंकि देखा हूँ जम्मू एंड कश्मीर में पहले से। फ्रूटफुल है। हाँ, फ्रूटफुल है। हाँ, फ्रूटफुल है ये। तो ये अच्छा है कि मान लीजिए कि हम कार्ड बनाए, हमारे पास राशन कार्ड है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं मिला हमको, हम सूरत में चले गए हम परिवार से, तो हमको मिलना चाहिए। सूरत वाला अथॉरिटी ये नहीं कहे कि आप तो झारखंड के रहने वाले हैं, यहाँ का राशन कार्ड नहीं बना है, कैसे देंगे। तो वन नेशन वन राशन का फायदा ये हो जाएगा, उठ के चले गए हम तो हमको वहाँ भी मिलेगा, जैसा कि JNK में था। जी सर, अब थोड़ा सा किसानों की बात करते हैं। कर ले। वो किसान जो धान की उपज करके हाँ। और धान को का भंडारण खुद अपने घर में करके और राह तकते रहे कि सरकार का कब आदेश आएगा और धान क्रय शुरू होगा। धान क्रय वैसे शुरू हो चुका है, लेकिन इन दिनों जो विवाद हुआ वो नाहक था या जायज था? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप इसको जानना पड़ेगा कि पिछले 5 साल पहले सरकार थी, 1 साल के पहले 5 साल सरकार चली, लगातार चली। उस सरकार ने धान खरीदी कब किया था? कब किया? जनवरी महीने में किया, जबकि खलिहान से धान उठ गए तब किया। अभी हम लोग पहले शुरू किए, अच्छा किए, हम लोग पहले शुरू किए, लेकिन हमको ये भी देखना है कि किसानों को फायदा पहुंचे, लेकिन सरकार को घाटा भी नहीं हो। अगर मैंने यही कहा कि जो सूखे धान उनको लेना है, तुरंत ले लेना है, तुरंत लाएंगे और ले लेना है, लेकिन अगर कच्चे हैं तो उनको सूखने देना है। इसलिए कच्चे का प्रयोग कहा मैंने कि अभी व्यवस्था बदली हुई कृषि में भी। पहले मैं भी गृहस्थ हूँ, किसान हूँ मैं। धान कटते थे, खलिहान में लाया जाता था, 8 दिन 10 दिन धान सूखता था, तब दौरी होती थी, दौरी होने के बाद फटका जाता था, फटकने के बाद फिर बोरा में डाला जाता था, तब बेचने की बात आती थी। ये 15 दिन 20 दिन महीना लग जाता था इसमें। और अभी क्या है? अभी एक मशीन बन गया है, धान काटिए और खेती के बगल में उसको दौरी कर लीजिए मशीन के द्वारा। आप चाहें तो खेत से ही उठा करके उस धान को जाकर के पैक्स में, लैम्प्स में, जहाँ चाहे दे सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड किसान हैं तो दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार को घाटा होता है। कच्चा धान रहे, किसान से मैंने पूछा, गढ़वा का किसान फ़ोन किया हमको, हमने पूछा कि ये बताओ, हम खुद ही किसान, हमको तो था ही अनुभव। बोला कि तुम धान को खेत में दौरी की हो, खेते में मशीन से, और पहुंचा दी पैक्स में, तो 1 महीना के बाद हमको राइस मिल भेजना पड़ेगा, तो कितना सूखती कितना जाए, कितना सूख के होगा? तो बोला कि ये सर तो 10-12 1 क्विंटल में 10-12 केजी सूख जाएगा, इतना कम हो जाएगा। मैं पकड़ लिया कि इतना सूखेगा तो हम फिर कहाँ से देंगे? हम दे तो देंगे लेकिन फिर हमको सरकार को घाटा होगा। तो एक आदमी ने कहा तो क्या फर्क पड़ता है, दे दीजिए किसान को। हमने कि नहीं, कोई सरकार ऐसा नहीं सोचती। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि इस दौरान आपकी सोच बिल्कुल सरकार की जो राशि का खजाना है, उस खजाने की सेहत बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो विभाग है वही सारे विभागों की सारी योजनाओं की ऊर्जा का स्रोत है। हाँ। लेकिन इस बीच में अगर खजाने की सेहत ठीक रही, धान क्रय पे जो भी आप लोगों ने निर्णय लिया, बिचौलियों की भी सेहत बनी? नहीं, उसका हम बताते हैं। देखिए, सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम है कि हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को मदद पहुंचाने पहला रहे। तो हम लेते हैं उससे जिसके पास जमीन है, जो किसान है। इस चीज को देखा जाए। हाँ, देखा जाए। उसके लिए सीओ के पास दरखास्त देता है, अपना जमीन का कागज दिखाता है, रसीद दिखाता है, और तब सीओ उसको रजिस्टर करता है, हमारे विभाग को भेजता है। उससे धान, हम किसान से धान ले रहे हैं। हम धान, ऐसा मत समझिए कि हम धान ले रहे हैं, कोई आके चला गया और धान लेकर चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा हम किसान से फायदा, तो किसान, MSP का फायदा किसको पहुंचाना है? किसान को पहुंचाना है, कोई व्यापारी को तो नहीं पहुंचाना है। छोटे मोटे बिचौलिए राइस मिल से कांटेक्ट करके ये वो अलग है, वो अलग चीज है, हाँ, अलग चीज है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है किसानों को मदद पहुंचाना, MSP का फायदा पहुंचाना। अब किसान कौन है? जो अपने जमीन का कागज दिखा के सीओ ऑफिस में रजिस्टर करा लेता है, वो किसान है। ये बेबाकी से राय रखी
खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने। उन्होंने कहा कि विभाग में कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई, उन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा और जो भी निर्णय लिए गए, जो भी फैसले लिए गए, वो कोरोना के दौरान फंसे हुए मजदूरों के हक में लिए गए। मौजूदा जो किसान झारखंड में खेती कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड किसान हैं, उनके हक में लिए गए। बात करेंगे योजना और वित्त विभाग की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेबाकी से राय रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं योजना वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। 86,370 करोड़ का योजना आकार, बजट का आकार, खजाने का आकार क्या है? जी। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जिस समय हम लोग को मिला, ये सरकार बनी हम लोग की 29 जनवरी को, फिर एक एक्सपेंशन इसका हुआ कैबिनेट का 28 से 29 जनवरी को, ये एक पीरियड हो गया। इस पीरियड में जो फाइनेंस हमको मिला, हमने हिसाब किताब लिया, मुख्यमंत्री को साझा किया। मैंने कहा कि खजाना खाली है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये वास्तविक स्थिति थी। मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि वास्तविक स्थिति थी, ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था हमारा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये सचमुच में नहीं था, है ना, सचमुच में नहीं था। और भी चीज़ों को बताऊंगा मैं अपने बोलने के क्रम में। है ना, हमने महसूस किया कि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की कमी रही पिछली सरकार, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की कमी रही। तो जैसे तैसे खर्चा हुआ, बजट में नहीं है फिर भी खर्चा हुआ, विभागों से मांग के खर्चा किया गया। उदाहरण मैं देना नहीं चाहूँगा अभी, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि फाइलों में है बंद, है ना, इसलिए मैं दावे के साथ कहूँ कि फाइल में है ये सब चीज़ें। अब जब कोरोना आ गया तो और स्थिति खराब हो गई। कोरोना के पीरियड में जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन था वो लगभग ख़त्म हो गया जी। फिर वैट जो होता है पेट्रोल डीजल से जो आता है हमको, वो भी 7-8% तक रह गया। अब घर में लॉकडाउन के पीरियड कोई निकलता ही नहीं, तो पेट्रोल डीजल क्यों खरीदेगा लोग? तो 2 महीना 3 महीना जब कम होगा तो इसका तो साल का असर पड़ेगा। 3 महीना अगर नहीं मिला हमको, बहुत कम मिला, तो साल में तो असर पड़ गया हमको। 12 महीने में जो पिछले 2019-20 में हमारी आमदनी थी, राज्य की आमदनी थी, रेवेन्यू था, वो तो घट गया 3 महीने में। स्पीड ब्रेक हुआ। हाँ, स्पीड ब्रेक हो गया हमको, तो दिक्कत हुई हमको। लेकिन सैलरी देखिए, अन्य राज्यों को देख लीजिए, सैलरी कटौती कर दी है, पेंशन में कटौती कर दी है। हमने किया क्या? हमने नहीं किया। उस पे और ओवरलोड बढ़ा, इस हिसाब से रेवेन्यू कम था, लेकिन आपने खर्च और का नहीं, पुराने को हमने रोका। जैसे कि बहुत से उधार करा के छोड़ गए थे, इनका पेमेंट रह गया था कंस्ट्रक्शन के वर्क में, रोड हो, बिजली हो, हमने कहा कि उसको रोको, पहले अपने एम्प्लॉय को देखो। उससे उबरने के लिए अब जैसे आप लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का बकाया है, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो या फिर रॉयल्टी का 45,000 करोड़ रुपए बकाया है। आ रहा हूँ। तो जी नहीं, तो उसके अलावा आपने उस दौरान कुछ और भी घोषणाएं की थी, जैसे कॉर्पोरेट घरानों पर टैक्स की कोई प्लानिंग चल रही थी, जिससे भी राजस्व की वृद्धि होगी। हालांकि वैसे आपने लिकर्स पे 40 बढ़ा दिया, 40% तक, अप टू 40% आपने बढ़ाया। तो कितना दुरुस्त हुआ और केंद्र से क्या आश्वासन या मदद मिली? देखिए, यहाँ जो मिलना, जैसे जीएसटी का, भारत सरकार का देख लीजिए, जीएसटी में उस समय जीएसटी कम हो गया, पूरे देश में कम हो गया, भारत सरकार को भी कम हो गया, ये मानते हैं हम। खरीद बिक्री बंद हो गई थी तो जीएसटी का बंद हो गया था, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो जीएसटी कंपनसेशन होता है ना, कंपनसेशन, वो तो नियम में आपको देना है, जहाँ कहीं से देना है, देना है। 14% ग्रोथ रेट मान करके आपको 5 साल तक देना है। आपका बकाया है तो मेरा काट ले रहा है, जैसे डीबीसी का एग्जांपल आपके एक तो जीएसटी कंपनसेशन देना चाहिए था। अभी उनको हमारा उस समय अभी तो बढ़ गया होगा, 3300 करोड़ लगभग हमारा बकाया था। हमने कहा कि हमको दे दीजिए, तो उनको वेबिनार के माध्यम से ये मीटिंग हुई और कहा गया कि आप कर्जा ले लीजिए।
कर्जा ले लीजिए कि उसमें शर्त कहा गया कि यह प्रिंसिपल अमाउंट हम भर देंगे और इंटरेस्ट आप भरिएगा। हम कहे कि कंपनसेशन कैसे हुआ? कंपनसेशन, हमका कंपनसेशन का मतलब है एक मुश्त एक तरफा ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर होगा ना। आप हमको कर्ज कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट भी दे देंगे, इंटरेस्ट भी दे देंगे, आप कर्जा ले लीजिए, तो एक बात बनती। आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे, इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, तो कंपनसेशन हुआ नहीं, हम इनकार करते हैं लेने से। आपने मना कर दिया मना था, कर लेकिन दिया। किन परिस्थितियों में फिर हामी भरी? नहीं, परिस्थिति उभरी तब उनको बात में समझ में आई, तो दो ऑप्शन रखे। एक में कहे कि चलिए आरबीआई से लोन ले लीजिए, दिला देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी हम देंगे, इंटरेस्ट भी हम देंगे। हम तो वही तो चाहते हैं। तब अब कह रहे हैं आप कंपनसेशन देने के बाद। जुलाई महीने में ट्रेजरी से निकासी पर रोक लगा दी थी आप लोगों ने, लेकिन अब छोड़ दिए। लेकिन 25% ही, नहीं 75, अब बढ़ा है। हाँ 75 दिसंबर के शुरू में ही बढ़ा दिए 75%। पहले थे 25, फिर बढ़ा दिए थे 50 जी। और दिसंबर से शुरू से ही जी। 75% कर, जनवरी हम लोग 100% कर रहे हैं। जी। तो अब चूंकि पैसा आखिरी तिमाही को देखते हाँ ये देख रहे हैं कि अब पैसा चूंकि आ गया, हमारे पास पैसा रह गया, तो क्यों हम बंद करेंगे, क्यों रोक लगाएंगे? पैसा नहीं था, इसलिए इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत हमने रोक लगाई थी, लेकिन अब पैसा आने लगा है, हम रोक को छोड़ रहे हैं, रोक को हटा रहे हैं। बजट की कितनी राशि अब तक खर्च हो चुका है? ओवरऑल देखिए, हमको ऐसे लोग बोलती चलती बोला कि 30% तक हुआ, चूँकि जी। हाँ काम ही नहीं हो रहा था। लेकिन हम इसको हम नहीं मानते हैं कि ये मेरा बयान है, सरकारी अधिकृत बयान होगा। मैं मेरे पास कल आएगा तो पूछिएगा, तो कल बता पाऊंगा मैं। डिटेल्स अभी आने बाकी है। हाँ। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान ये एक कॉमन बात हर विभाग के सामने आई, खास करके वो विभाग जो रेवेन्यू जनरेट करने में अव्वल रहते हैं या गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तरीके क्या क्या इजाद किए गए? देखिए, तरीके तो ईजाद किए हैं। पहला तो हम सुधार अपना कॉमर्शियल टैक्सेस का, उसमें कहाँ कहाँ हम पीछे रह गए हैं, कैसे कैसे सुधार लाना है, अभी डिटेल नहीं बता पाएंगे हम। उसमें हम कर रहे हैं, ये समीक्षा कर रहे हैं हम लोग, विभागीय समीक्षा उसमें कर रहे हैं। एक चीज़ बता पाएंगे कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और हो, पेंशनधारी हो, वो टैक्स देते हैं, पेंशन पर भी टैक्स लगता है। और एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है 2500 रुपये सालाना, हर को देना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग छूटे हुए हैं, टैक्स इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरते, मात्र 2500 देना है। हालांकि हालात इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो योजनाएं हैं, अभी आपने जो प्लानिंग्स अपनी बताई रेवेन्यू कलेक्शंस की, हालात तो इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उम्मीद रखे कि अगले साल, आने वाले साल में आपकी कोई प्लानिंग होगी वैट में राहत देने की, ताकि पेट्रोल डीजल में जो वैट जो कम सब्सिडी वापस ले ली गई थी कोरोना काल में, उसमें थोड़ी और राहत मिले? देखिए, आपको देखिए, आप एक उदाहरण देंगे हम, हायतोबा मचाए लोग विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, 50 लाख तक जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो 1 रुपया में कराएंगे, ये क्या माने रखता है? इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? 50 लाख रुपए का हम मकान खरीद रहे हैं और 1 रुपया में खरीदेंगे, है ना? पति हो पत्नी। यही चीज उत्तर प्रदेश वगैरह में जाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश इतने किया है कि महिला के नाम कराइएगा तो 2% कम देंगे, 8% है मेरी जानकारी के अनुसार, 8% है रजिस्ट्रेशन का। तो वहाँ अगर महिला के नाम से कराइएगा तो 6% लेंगे। एक जस्टिफिकेशन उसका है ना? जस्टिफिकेशन यहाँ 1% में करेंगे, क्या मतलब है? मैं नहीं समझा। इसलिए आते आते हम लोग सो बदले, आते आते बदले। एक तो रेवेन्यू, जैसे आप पूछ रहे हैं तो उस समय याद नहीं पड़ा, रेवेन्यू इस तरह से बढ़ेगा हमारा, रजिस्ट्रेशन से बढ़ जाएगा। जो 1% था उसको हम 7% कर दिए, 7-8% कर दिए, उससे तो ऐसे 7 गुना बढ़ जाएगा ना। इस तरह से बढ़ाएंगे, बढ़ेगा जी। इस स्थिति में हम हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, करने जा रहे हैं जी, करने जा रहे हैं। कितने उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, 50,000 तक जिनके कर्जे हैं किसानों के, फिलहाल उनको हम 29 तारीख को घोषणा करेंगे। और काम शुरू है ऑलरेडी। अभी फ़ोन किया था गढ़वा से एक व्यक्ति ने कि सर यहाँ तो इसमें बैंक में मारामारी हो रहा है। मैं कि क्या हो गया? तो वही सर्टिफिकेट लेने के लिए कितना कर्जा है उसी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो बड़ी भीड़ है। हम कि तो उतना तो भीड़ को तो सामना करना पड़ेगा भाई, उसमें क्या कर सकते हैं? उसको तो बैंक से देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, और थोड़ा धैर्य रखो। तो इस तरह का जो है
अभी हम लोग घोषणा करेंगे, घोषणा पत्र में है तो उसको पूरा करेंगे हम लोग। तो चुनौतियों से जूझती आगे बढ़ रही सरकार अपने घोषणा पत्र के चंद वादों को धरातल पर उतारने जा रही है। उस स्थिति में खजाना आ चुका है। वित्त मंत्री ने कहा, उम्मीद है कि आने वाले साल में जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो स्कीम्स है, जो प्लानिंग्स है विभाग के पास, वो खजाने की सेहत को और बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। लिहाजा उसी रेशियो में वादे और घोषणाएं भी पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत एक मिनट आपसे, आप एक मिनट का क्षमा चाहेंगे। लोगों को आपके मार्फत से लोगों को बताना भी चाहिए, यहाँ की जनता को, हमारे झारखंड में पैसे की कमी नहीं है। इस प्रकृति ने कोई कमी नहीं रखा है। यहाँ खान यानी देश के लगभग 33% यहाँ पर 23-24% यहाँ कोयला मिलता है ना। यहाँ लोहा मिलता है, सब चीज़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी झारखंड को गरीब राज्य माना जाता है। इसलिए कि भारत सरकार, हम कहेंगे खुले रूप से कहेंगे कि हमारा दोहन हो रहा है भारत सरकार द्वारा कि कोयला का, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 45,000 करोड़ हमारा बकाया है कोयला रॉयल्टी के रूप में, नहीं मिल रहा। भारत सरकार अगर दे दे तब तो गरीबी दूर कर देंगे, तो खजाना भरेगा और आपकी उम्मीदों की पोटली भी भरेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।